तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अब तक हमने 4.1 एंड 4.2 कवर कर लिए। 4.2 था चेंज ऑफ ऑर्डर, 4.1 था सिंपल इवेल्युएशन था। ठीक है, अब हम चलते हैं 4.3 पे, जो है इवेल्युएट ओवर अ रीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब आपके जो डबल इंटीग्रेशन है ना, उसमें अब आपको लिमिट्स नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई फंक्शन है, उसको डबल इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट्स आपको नहीं दी जाएगी इस बार। लेकिन बिना लिमिट्स के तो आप सॉल्व नहीं कर सकते डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लिमिट्स नहीं दी जाएगी तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो उन लोग ना कोई एक रीजन दे देंगे। उन लोग कोई ग्राफ पेपर पे ऐसा रीजन दे देंगे, बोल देंगे इसमें निकालो इसका वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम लिमिट्स फिर इस रीजन के लिए निकालेंगे स्ट्रिप कंसेप्ट यूज़ करके। फिर वो लिमिट्स निकालने के बाद हम इसको नॉर्मली जैसे अब तक हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये एक्स एंड वाई में जब रहेंगे हम, तो हमारा रीजन भी एक्स एंड वाई में रहेगा। तो इसमें ना दो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में रह गए हम। फर्स्ट हम खेलेंगे कार्टेशियन में, मतलब एक्स एंड वाई के अंदर। एंड देन फिर हम जाएंगे पोलार में, मतलब आर एंड थीटा के अंदर। राइट, सो लेट्स बिगिन। तो इसके लिए ना कोई कंसेप्ट ऐसा है नहीं, अब तक जो हम पढ़े ना वही है। इसमें कुछ नया है नहीं, बस हमें लिमिट्स निकालनी है। तो डायरेक्टली हम एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। उसने बोला इवेल्युएट करो इसको, ये इंटीग्रल है, इस पूरे को इवेल्युएट करो। और नीचे ना आर दिए है, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये दोनों लिमिट के नीचे आर दिया है। ओवर रीजन, आर का मतलब होता है रीजन बाउंडेड बाय, और ये तीन इक्वेशन दिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मतलब रीजन दे दिया हमें, हमें बस इसको ड्रॉ करना है। वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है उसने। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इसको ड्रॉ करना है। एंड देन हमें लिमिट्स निकालनी है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप कंसेप्ट। तो लेट्स बिगिन। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारे वाई एक्सिस। कार्टेशियन फॉर्म में ना वो डी एक्स डी वाई, तो एक्स वाई में रह गया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये है हमारी लाइन x इज इक्वल टू ज़ीरो की लाइन। राइट, एंड फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y की डिग्री 1 है तो y पे पैराबोला बनेगा सिमेट्रिक। ये रहा हमारा पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एंड देन फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू टू। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, दोनों की डिग्री 1 है, मतलब ये लाइन है। तो इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आओ, x बाई टू प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू वन। आ गया ना डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब ये टू एंड ये टू को ढूंढो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ये टू आ रहा होगा, यहाँ पर वन होगा, यहाँ पर वन होगा, यहाँ पर टू होगा। राइट, तो ये टू है एंड ये टू है, मिल गया। अब बस एक लाइन खींच दो वहाँ से। तो ये हो गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू टू की लाइन। हमने तीनों लाइन प्लॉट कर लिए, हमने रीजन बना लिए, ओवर रीजन बना लिए, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है उसने। तो हमें ये जो पार्ट है ना, इस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही फोकस करना है, ये पार्ट पे। यहाँ पर क्या हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है हमें कुछ लेना देना नहीं, ये पार्ट में फोकस करना। अब इसमें भी आप बोलोगे क्या ये रीजन है, या फिर ये रीजन है, या फिर ये रीजन है, या फिर ये चार में से कौन सा रीजन है? तो देखो इसका एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तीन लाइन है हमारे पास, सॉरी तीन इक्वेशन है हमारे पास, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। वो तीनों कहाँ पर मिल रहे? तीनों मिल रहे मतलब तीनों, ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें तीनों इंक्लूड है? तो अगर आप ऊपर वाला रीजन देखोगे यहाँ पर, ये बाउंडेड नहीं है। देखो उसने बोला बाउंडेड चाहिए हमें, ये अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब ये खुला हुआ है, ऊपर तक कहीं तक भी जा सकता है, ये बाउंडेड नहीं है, तो ये रीजन तो आएगा ही नहीं। हमें इंक्लोज रीजन चाहिए, बाउंडेड रीजन चाहिए। बाउंडेड मतलब क्लोज्ड रीजन चाहिए हमें, है ना? तो क्लोज रीजन बस हमारे पास ये दोनों बच रहे, एक ये एक ये। अब ये रीजन अगर आप देखोगे तो इसमें बस ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। एक्स इज इक्वल टू जीरो की लाइन नहीं आ रही इसमें, ये दो लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये रीजन भी नहीं हुआ। लेकिन ये रीजन देखो, एक्स इज इक्वल टू जीरो की लाइन भी आ रही है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू की लाइन भी आ रही है, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की भी लाइन आ रही है। तो हमारा रीजन ये हुआ, इतना शेडेड रीजन। ठीक है, अब रीजन हमने आइडेंटिफाई कर लिए। आपको ऐसे क्वेश्चन में यही करना है, आपको फर्स्ट रीजन बनाना है, फिर कंडीशन के हिसाब से आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है। अब उसके बाद क्या है, बस लिमिट्स निकालनी है आपको। तो लिमिट्स आप निकालने के लिए स्ट्रिप कंसेप्ट का यूज़ करोगे। तो मैं क्या कंसिडर करूँ इसमें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करूँ कि वर्टिकल करूँ? देखो अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ ना, मान लो ये, तो मेरी लिमिट्स ईजिली निकल जाएगी।
लेकिन वही देखे अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर लिया तो मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, यहाँ पर अलग लिमिट आएगी, यहाँ पर अलग लिमिट आएगी। देखो यहाँ एक्स जीरो से लेके इस लाइन पे टकरा रहा है, यहाँ एक्स जीरो से लेके इस लाइन पे टकरा रहा है, तो दो में स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई विल कंसिडर वर्टिकल स्ट्रिप ताकि एक में ही मेरा काम हो जाए। तो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए क्या रहता है, वाई वेरिएबल रहता है ना, वर्टिकल मतलब वाई, वाई वेरिएबल रहेगा एंड एक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, अभी पहले एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। एक्स हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो एक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो जीरो से कहाँ तक जाएगा, ये रीजन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो मुझे ये पॉइंट चाहिए। अब ये पॉइंट हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, देखो यहाँ पर ये पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, ये ब्लू वाली लाइन एंड ये ऑरेंज वाली लाइन, मतलब ये पैराबोला एंड ये लाइन की इक्वेशन का इंटरसेक्शन है ये पॉइंट, है ना। तो हम ये दोनों को ना सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। सो लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, ये लाइन एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। अब इनको सॉल्व करते हैं अपन। सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, इसको आप कैलकुलेटर में डाल दो तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, दो एक्स की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली, माइनस टू मतलब टू इंटू वन, और बीच में प्लस चाहिए तो टू माइनस वन। ठीक है, तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू टू माइनस टू एंड एक्स इज इक्वल टू वन। दो पॉइंट्स हैं हमारे, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू वन। तो जो एक्स इक्वल टू माइनस टू है ना, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू तो ये क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो हम इसको नहीं लेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस टू को, हम एक्स इज इक्वल टू वन को लेंगे। क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो जब मेरी एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप डाल सकते हो एक्स की वैल्यू, मैं सेकंड में डालता हूँ, तो y हो जाएगा वन का स्क्वायर मतलब वन, y की वैल्यू हो गई वन। तो ये आया आपका पॉइंट वन कॉमा वन, ये जो पॉइंट है ना ये है वन कॉमा वन। देखो ये लाइन ना इसको यहाँ जाके भी कट कर रही है, तो ये पॉइंट था आपका माइनस टू जो आया ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, वो ये पॉइंट था। और माइनस टू कॉमा फोर, वाई का वैल्यू इसमें डालो, माइनस टू का स्क्वायर फोर। लेकिन हमें ये पॉइंट से मतलब ही नहीं ना, ये तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमें तो खेलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए हमें ये पॉइंट से मतलब है, वन कॉमा वन इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब मेरी लिमिट्स क्या हो जाएगी, एक्स कहाँ से जा रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ मैक्सिमम जा रहा है, वन तक जा रहा है, एंड वाई, अब वाई का बॉटम कहाँ पर है, इस पैराबोला पे, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू। वाई का टॉप कहाँ पर है, ये लाइन के ऊपर, तो इसमें वाई, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, तो वाई क्या हो जाएगा, टू माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। निकल गई मेरी लिमिट्स। अब मैं बस इसको अपने क्वेश्चन में पुट करता हूँ, तो एक्स जा रहा है मेरा जीरो से लेके वन तक, एंड वाई जा रहा है हमारा एक्स स्क्वायर से लेके टू माइनस एक्स तक। अंदर फंक्शन है वाई, क्योंकि वाई की लिमिट्स है तो पहले वाई से करना होगा, डी वाई देन डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आप, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, वाई स्क्वायर बाय टू इसका इंटीग्रेशन होगा, एंड लिमिट्स क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर एंड टू माइनस एक्स देन डी एक्स, देन लिमिट जीरो से वन। ठीक है, अभी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू डालो, तो ये हो जाएगा वन बाई टू को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन जीरो से वन, ये हो जाएगा टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर है ना वो, फिर डी एक्स। अभी इसको क्या करो, ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलो, तो क्या हो जाएगा, फोर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज टू फोर डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, तो वन बाई टू, ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर माइनस एक्स रेस टू फाइव बाई फाइव हो जाएगा एक्स रेस टू फोर का इंटीग्रेशन, एंड देन लिमिट्स डालो जीरो से वन। तो जब जीरो डालोगे तो सब जीरो हो जाएगा, तो आपको सिर्फ वन डालिए लिमिट, तो क्या हो जाएगा आंसर, वन बाई टू फोर माइनस फोर बाई टू इज टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा सिक्सटीन बाई फिफ्टीन।
तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं है इसके अंदर, अब तक जो कंसेप्ट यूज़ किए ना वही है, बस आपको रीजन ड्रॉ करना है, रीजन आइडेंटिफाई करना है, फिर स्ट्रिप कंसिडर करनी है और लिमिट्स निकालनी है एंड देन सॉल्व करना है। चलो एक और एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी राइट इट। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका, इवेल्युएट, ये इंटीग्रल है अपना, ठीक है, और बोला है ओवर अ रीजन बाउंडेड बाय 3 इक्वेशन दी है, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो मतलब हमें पहले ये रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा एंड देन इसकी लिमिट्स दी नहीं है तो हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेगी कोई भी स्ट्रिप कंसिडर करके एंड देन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। फर्स्टली एक्स एंड वाई में है सब, तो मैं एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ और फिर x इज इक्वल टू 0 की लाइन ये रही हमारी, x इज इक्वल टू 0 की लाइन, फिर y इज इक्वल टू 0 की लाइन, तो y इज इक्वल टू 0 तो ये है ना, इसके ऊपर y बढ़ेगा, इसके नीचे y घटेगा एंड देन फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये तो ऑलरेडी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर कहीं तो 1 होगा, यहाँ पर कहीं भी 1 होगा, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की लाइन। तो ये रीजन, एक ही रीजन है यहाँ पर, ये रहा हमारा रीजन, रीजन हमने आइडेंटिफाई कर लिए, राइट, एकदम इजी था रीजन आइडेंटिफाई करना। अभी क्या करना है हमें, अभी लिमिट्स निकालनी है, तो मैं कौन सी स्ट्रिप कंसिडर करूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करूँ या वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करूँ, तो आप कोई भी स्ट्रिप कंसिडर कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं कंसिडर करता हूँ वर्टिकल स्ट्रिप, लेकिन मैं होमवर्क के लिए आपको देता हूँ कि आप ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ, तो कंसिडरिंग वर्टिकल स्ट्रिप, तो जब वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, वाई हमारा होता है वेरिएबल एंड एक्स हमारा होता है फिक्स, मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्स की लिमिट्स क्या होगी, यहाँ से एक्स जा रहा है हमारा 0 से लेके, देखो एक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्स और जाएगा 1 तक मैक्सिमम, 0 टू एक्स इज इक्वल टू 1 तक, है ना। अब वाई देखो हमारा, स्ट्रिप ही नहीं बनाया मैंने, ये रही हमारी स्ट्रिप, राइट। स्ट्रिप का बॉटम कहाँ पर है, वाई इज इक्वल टू 0 पे, 2, स्ट्रिप का टॉप कहाँ पर है, ये वाली लाइन पे, तो ये y के टर्म्स में क्या होगी, 1 माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। आ गई लिमिट्स, बस सिंपली अब इसको पुट करना है हमें और ये हमारा नॉर्मल डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, अंदर जो भी फंक्शन है अंडर रूट ऑफ एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई, अब पहले y से करना है हमें, तो dy एंड देन dx। सो ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है, तो इसमें आप क्या करो, क्योंकि हम y से कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, तो ये रूट x को आप बाहर निकाल सकते हो, तो रूट x बाहर आ गया, 0 से 1, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सिर्फ 0 से 1 माइनस एक्स, जो कि y हमारा अंडर रूट ऑफ y 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई एंड देन डी एक्स, ठीक है। अभी x मेरा कांस्टेंट है, 1 भी मेरा कांस्टेंट है, तो ये दोनों टर्म मेरे कांस्टेंट हो गए, है ना। तो मैं बस सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए ना, इसको मैं बोलता हूँ, इसको हम कुछ और बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे a, ठीक है, ये 1 माइनस एक्स को a बोलते हैं। मैं सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहा हूँ, याद रखो, मैं बस सिंप्लीफाई करने के लिए ना 1 माइनस एक्स को, दोनों कांस्टेंट है क्योंकि, तो मैं ये पूरे टर्म को ना a लिख रहा हूँ, बस सब्सटीट्यूशन अलग होता है और लिखना अलग होता है कोई भी चीज़ को, जैसे ये y को मैं t लिख सकता हूँ, y को मैं s लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा गामा, मेरी मर्जी है ना, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो मैं बार बार अभी जब कैलकुलेट करेंगे ना 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स लिख लिख के ना थक जाऊंगा, तो इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म को ना a बोल देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी वो टर्म अपीयर हो रहा है 1 माइनस एक्स, तो ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू नहीं डालता हूँ, आप कन्फ्यूज जाएगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा a चुपचाप, राइट, इसकी जगह मैं a लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 से 1 रूट एक्स, आप यहाँ लिख देना, सपोज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब बस उसको हम मान रहे हैं 1 माइनस एक्स ए है, बाकी कोई सब्सटीट्यूशन नहीं यूज़ कर रहे हम इसमें। और y जा रहा है हमारा 0 से लेके a तक अब जा रहा है, ठीक है। फिर अंडर रूट ऑफ y इंटू ए माइनस वाई डी वाई एंड देन डी एक्स। अब हमें ना ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है, ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है, इस पर फोकस करो बस अब।
बाकी भूल जाओ बाहर क्या है, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इस पर फोकस करो आप, ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए ना आई बोल देता हूँ, ये जो है ना I1 बोलता हूँ। चलो, इंटीग्रल 0 से लेके a तक है। अब आपका फोकस रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस पे कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। a माइनस वाई dy, भूल जाओ सम क्या था, भूल जाओ। अब आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो आपको ये इंटीग्रल देख के दिमाग में क्या आ रहा है, तो कुछ याद आया। अब भी मॉड्यूल 3 में ही हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। देखो ध्यान से देखो, y इंटू ए माइनस वाई, ये तो भाई बीटा फंक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है, बस हमें 1 माइनस वाई चाहिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर है a माइनस वाई, है ना। बीटा फंक्शन का टाइप 1 क्या है, x इंटू 1 माइनस एक्स फॉर्म चाहिए ना हमें। ये तो है ना, ये फॉर्म आ सकता है, अगर मैं a कॉमन ले लिया तो वो फॉर्म आ सकता है इजीली, है ना। तो ये बीटा फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे ना बीटा फंक्शन की तरफ से, तो हम क्या करते, a को कॉमन ले लेते, बाहर निकाल लेते a को। तो 0 से लेके a अंडर रूट वाई, ए बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस वाई अपॉन ए। अब देखो, मुझे या तो y 1 माइनस वाई फॉर्म चाहिए या फिर t 1 माइनस टी का फॉर्म चाहिए, राइट। बीटा फंक्शन के लिए y बाय ए नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, उसको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। जिन्होंने बीटा फंक्शन किया होगा ना, उसके उनके लिए तो ये एकदम हलवा हो रहा होगा, उनकी पूरा आराम से वो खुद बिना देखे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ, पुट y बाय ए इज इक्वल टू टी करता हूँ, राइट। अब इससे होगा क्या, अब ये सब्स्टिट्यूशन है ना, तो इसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे हमें। तो ये हो जाएगा y हमारा हो जाएगा ए टी हो जाएगा यहाँ से, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ y क्या हो जाएगा हमारा, ए डी टी हो जाएगा। एंड y की लिमिट्स हमारी कहाँ से जा रही है, 0 से जा रही है a तक। तो t की लिमिट्स हमारी कैसे जाएगी, यहाँ 0 डालो तो t 0 हो जाएगा, और यहाँ a डालो तो t हो जाएगा 1। अब सब आ गया हमारे पास फैक्टर सब्स्टिट्यूशन के, अब हम इसको बस सब्स्टिट्यूट करेंगे। t की लिमिट्स हमारी जा रही है 0 से लेके 1 तक, फिर अंडर रूट ऑफ y की जगह में क्या लिखूंगा, ए टी, और ये a पहले से था, और 1 माइनस वाई बाई ए की जगह लिख रहा हूँ t, और डी वाई की जगह लिखेंगे हम ए डी टी, ठीक है। अंडर रूट इस पे नहीं है, ठीक है, इस पे अंडर रूट नहीं है, इन पे अंदर वालों पे। सो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर का अंडर रूट ए हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर एक ए है, दोनों मिलके ए स्क्वायर बनेंगे, और वो मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ क्योंकि मैं टी से कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो ए स्क्वायर, ए क्या है मेरा, ए मतलब 1 बाई एक्स है, 1 माइनस एक्स है ना, तो 1 माइनस एक्स को मैं बाहर ले सकता हूँ क्योंकि टी से कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो 0 से 1, अंदर क्या बचा, टी रेस टू हाफ बचा, अंडर रूट टी को क्या लिख सकता हूँ, टी रेस टू हाफ, और 1 माइनस टी के ऊपर भी अंडर रूट है, तो हाफ, एंड देन डी टी। अब देखो आ गया हमारा फॉर्म, तो इसका आंसर क्या होता है, बीटा उनकी पावर से एक ज़्यादा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बीटा हाफ प्लस 1 कॉमा हाफ प्लस 1, ठीक है। अभी ये हो जाएगा ए स्क्वायर बीटा 3/2 कॉमा 3/2, तो क्या हो जाएगा वो, गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 3/2 अपॉन गामा ऑफ 3/2 प्लस 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब गामा 3/2 क्या होता है, 1/2 इंटू गामा 1/2, 1/2 इंटू गामा 1/2, एंड गामा 1/2 क्या होता है, रूट पाई, रूट पाई इंटू रूट पाई, पाई हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 3+3, डिनोमीटर कॉमन है तो हम ऐड कर रहे हैं, 3+3 6, 6/2 गामा 3 हो गया, है ना। और गामा 3 की वैल्यू क्या होती है, 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होती है, राइट। तो 1/2 1/2 1/4 बचा, 1/4, 4 नीचे आया, 4 2 सा 8, तो आपका इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर पाई अपॉन 8। यस, आंसर इज राइट, ठीक है। तो ये किसका आंसर आया, ये बस I1 का आया, इस चीज़ का आंसर आया क्या, ए स्क्वायर पाई बाय 8, ठीक है। इसका आंसर आ गया। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को वापस लिखते हैं यहाँ नीचे, इंटीग्रल 0 से लेके 1 रूट एक्स, और I1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर पाई बाई 8, ए स्क्वायर पाई बाई 8, और क्या रहा, डी एक्स। देखो अब हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया, है ना। अभी क्या, ए स्क्वायर को बाहर ले लो, रूट एक्स डी एक्स, गलत कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। ए स्क्वायर को बाहर आप कैसे ले सकते हो, ए क्या है हमारा, ए है हमारा, मैं वापस आपको याद दिलाता हूँ, ए है हमारा 1 माइनस एक्स को हम सिंप्लीफाई करने के लिए ए बोल रहे थे। तो जब ये 1 माइनस एक्स है तो आप एक्स से इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसको बाहर नहीं ले सकते ना इंटीग्रेशन के,
क्योंकि एक्स से ही तो कर रहे हैं आप, तो उसको आप बाहर नहीं ले सकते, उसको अंदर ही रखना पड़ेगा, है ना। तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट आपको यहीं करना चाहिए था, ये स्टेप में, 1 - x² पाई बाय 8, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आप लिख सकते थे इंटीग्रल 0 से 1 रूट ऑफ एक्स, फिर 1 - x² पाई बाई 8 dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये भी सेम पाई बाई 8 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है ना वो बाहर आ गया, और ये क्या 0 से 1 x⁻², 1 - x⁻² dx। अब देखो ये भी तो बीटा फॉर्म हुआ ना, x × 1 - x का फॉर्म हमें डायरेक्टली दिख गया। एंड लिमिट्स भी देखना हमेशा 0 से 1 रहनी चाहिए लिमिट ने, तो वो आप नहीं लगा सकते बीटा फंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 8 बीटा ऑफ, इनकी पावर से एक ज़्यादा, 1/2 + 1, 2 + 1, है ना। तो ये हो जाएगा पाई बाई 8 गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 3/2 + 3, तो 2 3 6 7 8 9, 9/2। ये हो जाएगा पाई बाई 8 1/2 गामा 1/2 इंटू 2 अपॉन, ये तो हो गया 9/2, तो मतलब 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा ऑफ 1/2। जिन्होंने बीटा फंक्शन देखा है उनको ये समझ आ रहा होगा, लेकिन ये बीटा फंक्शन से ही सॉल्व होता है। एक तरीका है इसका सॉल्व करने का, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ तक अगर पहुँच गए तो आपको क्या करना है, आपको एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है। स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, कि जब भी आपको 1 - x का फॉर्म दिखता है ना, जिसको बीटा फंक्शन नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ बस, तो आपको ना x को sin² पुट करना रहता है, ठीक है। तो 1 - sin² हो जाता है cos², एंड d हो जाता है 2 sin cos। तो उसके मदद से आप सॉल्व कर सकते हो, जिनको बीटा फंक्शन नहीं आता। लेकिन जिनको आता है वो तो बस 2 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो ये अगर आपको नहीं आ रहा है बीटा फंक्शन तो कोई बात नहीं, आप 1 - t है ना, तो t को, ये जो t है ना, इसको आप पुट कर दो sin², ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसको जब आप पूरे को सॉल्व देखो, गामा 1/2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, और ये सब आप सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आना चाहिए 2π/105 इज योर फाइनल आंसर ऑफ द आई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी था, लिमिट्स हमने निकाले रीजन ड्रॉ करके, एंड देन ये तो बस हमारा सिंगल इंटीग्रल सॉल्व कर रहे थे हम, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन इसलिए है, वो टफ नहीं है, लेंदी क्वेश्चन है। उसमें ना सारे कंसेप्ट तक जो हमने सीखे ना, उस सब अप्लाई हो गए। उसमें आपको जो रीजन दिया रहेगा ना, उससे आपकी ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स की नॉलेज चेक होगी। बहुत हार्ड ट्रेसिंग है वो, मतलब बहुत तगड़ी ट्रेसिंग है। उसको ट्रेस करने बाद उसके पॉइंट्स निकालना, फिर उसके बाद इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो बहुत लेंदी प्रोसेस, लेंदी समय ये। तो ये जिसको अगर नहीं समझाना, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये लेना भी ज़रूरी है, इससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जिसको ये हार्ड जा रहा है तो वो इस सम को स्किप कर सकता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पोलार रीजन में, पोलार रीजन में इंटर करेंगे हम, इवेल्युएट पोलार रीजन के अंदर करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली उसको देख सकता है, लेकिन आप एक बार देख लो, आपको समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इतना भी काफ़ी है, ये तो बस एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेना था जिसमें सारे कंसेप्ट है, और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब कंसेप्ट एक जगह हम अप्लाई कर लेंगे। जिसको नहीं समझा कोई बात नहीं, आप पोलार पे मूव कर लेना उसके बाद डायरेक्ट। सो लेट मी राइट दिस क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट इंटीग्रल xy/dx/dy ओवर अ रीजन आर। देखो ये आर है ना, तो आर का मतलब होता है रीजन, गिवन बाय दिस 3 इक्वेशन, ये एंड ये, ठीक है। तो हम पहले रीजन बनाते, फर्स्ट हमारा काम रहेगा रीजन बनाना। तो पहले इक्वेशन लेते हैं हम, x² + y² - 2x = 0। तो आप देख लो यहाँ पर x² + y² आ गया, तो मतलब ये सर्कल की इक्वेशन हो गई, राइट। तो सर्कल की इक्वेशन ड्रॉ करने का, ये वाली इक्वेशन स्पेशली हमने कवर किए थे इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फिर भी मैं आपको ना 2 वे देता हूँ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। एक पोलार में और एक कार्टेशियन में। ड्रॉ करने का बता रहा हूँ, हाँ, सॉल्व करने का नहीं बता रहा हूँ ये कि ये पोलार में हम कन्वर्ट करके सॉल्व, वो नहीं हो रहा। हम इस सर्कल को कैसे ड्रॉ कर सकते, तो आप इस सर्कल की इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते सिंपली पोलार में कन्वर्ट कर करके,
ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा -2x की जगह हम क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक आर गया और ये 2 कॉस थीटा उधर चले गया, आर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो मैंने आपको ट्रेसिंग में बताया था इसको कैसे ड्रॉ करते हो। तो कॉस थीटा मतलब एक्स पे है ना, तो एक्स पे 2 ढूंढो, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर 1 होगा राइट, बस जोड़ दो इसको। तो ये रहा हमारा सर्कल, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0 का सर्कल। ठीक है, ये रहा हमारा सर्कल। अब सेम सर्कल ना मैं कार्टेशियन में भी ऑब्टेन कर सकता हूँ, कैसे, ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये -2x को यहाँ ले लो, -2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये जो आप देख रहे हो a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है वो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा आंसर 1। तो मैं यहाँ करता हूँ +1 एंड -1 करता हूँ। अभी इसको देखो, ये फॉर्म बन गया x-1 द होल स्क्वायर, इसको आप खोलोगे तो यही मिलेगा आपको, है ना। एंड यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर और 1 को उधर भेज दो। तो ये देखो इसका सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया इसका 1 कॉमा इसमें 0 है, एंड रेडियस क्या हो गया 1 हो गया। तो इससे भी आप बनाओगे ना जब, तो ये 1,0 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा कहीं, 1,0 सेंटर है ना, और रेडियस है 1, तो यहाँ से 1, ये देखो सेम सर्कल आया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको जो भी फॉर्म इजी लगता हो आप उससे करना। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर की नीड है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की नीड है पोलर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सर्कल तो बना लिया हमने, अब उसके बाद हमें बनाना है ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर देखो, अब ये y है ये x है, x की डिग्री 1 है मतलब x के ऊपर सिमेट्रिकल होगा। तो क्या वो पैराबोला ऐसा रहेगा या फिर वो पैराबोला ऐसा रहेगा, मतलब सर्कल के अंदर से जाएगा कि सर्कल से बाहर बाहर से जाएगा, हमें कैसे पता लगेगा। सो उसके लिए लेटेस्ट रेक्टम का कंसेप्ट यूज होगा हमारा। तो हमारा पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और हमें दी गई इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x राइट। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो 4a इज इक्वल टू 2 हो गया है ना, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। a की वैल्यू 2 आई मतलब इसको आप ड्रॉ करोगे जब पैराबोला को, ये बन गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट रहेगा a, तो यहाँ पर 2 है ना, तो 1 एंड 2, 2,0, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगी इस पॉइंट से, इसको बोलते हैं हम लेटेस्ट रेक्टम, है ना। ये तो रेक्टिफिकेशन में कवर किया हो मैंने। और जो ये डिस्टेंस रहता है वो रहता है 2a, एंड ये डिस्टेंस रहता है 2a। तो 2a क्या है हमारा, तो 2a का मतलब क्या हुआ 4 हुआ ये, और ये हुआ 4। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया 4, ये डिस्टेंस हो गया 4। अब आप इसको ना ग्राफ में देखो, यहाँ तक 2 है तो 4, तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 3 4, 4 बहुत यहाँ पर आएगा, एंड यहाँ पर भी 4 यहाँ पर आएगा, तो मतलब ये पैराबोला ऐसे जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स रहेगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x से पैराबोला ऐसा जाएगा राइट। तो मैं बस आपको दिखा रहा था कि वो अंदर से नहीं जाएगा सर्कल के, वो बाहर जाएगा सर्कल के। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गई, लेकिन ये पैराबोला का मैं दिखा रहा था आपको बस। बाकी हाँ, फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है, चलो अब ये पूरा ना एक क्लब करके फाइनल फिगर बनाते हैं हम। सो ये रही हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई, है ना। नहीं, पहले हम ना सर्कल बना लेते। तो ये रहा हमारा सर्कल राइट। अब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ। ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। यहाँ पर है 2,0, इसका सेंटर है 1,0। और एक पैराबोला भी जा रहा है बाहर से, तो ये रहा पैराबोला। तो ये पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का पैराबोला राइट। अभी क्या चाहिए हमें, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। देखो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स की स्ट्रेट लाइन। तो लेट्स ड्रॉ इट।
तो ये रही हमारी y इज इक्वल टू एक्स की स्ट्रेट लाइन, है ना। अभी रीजन कौन सा होगा वो बताओ। इतने सारे रीजन बन रहे हैं यहाँ पर, एक दो बाउंडेड रीजन देखो, तीन चार, चार रीजन बन गए। इसमें से रीजन, हमारा रीजन कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सो पहली बात तो देखो, ये जो रीजन है ये वेस्ट रीजन है, इसमें एक ही सिर्फ सर्कल आ रहा है, पैराबोला भी नहीं आ रहा है। इसमें देखो, इसमें सर्कल और लाइन आ रहा है, तो ये भी वेस्ट रीजन है। ये वाला रीजन देखो, यहाँ पर लाइन और सर्कल आ रहा है, पैराबोला नहीं आ रहा है, वो पैराबोला बाहर से जा रहा है ना सर्कल के, तो ये रीजन भी वेस्ट। तो बच रहा बस हमारे पास ये रीजन। तो ये रहा हमारा राइट वाला रीजन। ये ऊपर वाला रीजन है ना, ये हमारा रीजन। देखो इसमें पैराबोला की भी लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन भी आ रही है, और ये सर्कल भी आ रहा है, तीनों आ रहा है इसके अंदर। तो रीजन हमारा ये रहा। तो लेट मी हाईलाइट दैट रीजन। ये हाईलाइटेड रीजन है हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी इसमें हमें रीजन तो मिल गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई, राइट। अब मेरे को ये बताओ, चलो डी, हाँ मुझे ये बताओ, क्या स्ट्रिप कौन सी कंसिडर करूँ मैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करूँ या वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल भी करता हूँ, ये यहाँ पर पैराबोला से टकरा रही है और यहाँ सर्कल से, और यहाँ पर पैराबोला से टकरा रही है और यहाँ लाइन से टकरा रही, तो हॉरिजॉन्टल में भी मेरे को दो लिमिट्स मिल जाएगी। तो इसमें हॉरिजॉन्टल में मेरे को दो में स्प्लिट करना पड़ेगा। और अगर मैं वर्टिकल भी कंसिडर करता हूँ, मैंने अगर वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर की ऐसा, और एक यहाँ पर कंसिडर की, तो वर्टिकल में भी मेरे को दो में स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि देखो वर्टिकल स्ट्रिप, ये पहले वाली पैराबोला से टकरा रही है और सर्कल से, और दूसरी वाली पैराबोला से टकरा रही है और लाइन से टकरा रही है, राइट। तो कोई भी स्ट्रिप कंसिडर करूँ मेरे को दो में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आपकी आपकी मर्जी, आप कोई भी स्ट्रिप कंसिडर कर सकते हो। मैं वर्टिकल कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब स्प्लिट करना है मुझे, तो स्प्लिट ऑफ इंटीग्रेशन याद करो, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम किए थे। स्प्लिट कैसे करते हैं, जहाँ से वो रीजन अलग हो रहा है। कहाँ से हो रहा है ये अलग, देखो इस पॉइंट के बाद से यहाँ पर देखो, यहाँ तक वो स्ट्रिप टकरा रही है सर्कल पे, फिर इस पॉइंट के बाद से वो टकरा रही है लाइन पे। तो ये है ना मेरा स्प्लिट, ये स्प्लिट लाइन हुई मेरी, ठीक है। तो मैं इस यहाँ तक का I1 बोलता हूँ, एंड उसके बाद का I2 बोलता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा इंटीग्रेशन किस में हो जाएगा, एक I1 निकालना पड़ेगा मुझे, एंड देन एक I2 निकालना पड़ेगा मुझे, राइट। और फिर लास्ट में दोनों को क्लब करना पड़ेगा। तो चलो I1 की लिमिट्स निकालते हैं। तो I1 की लिमिट्स के लिए वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किया मैं, तो वर्टिकल में आपको क्या करना पड़ता है, y वेरिएबल रहता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रखना हमेशा। और x रहता है फिक्स। तो y वेरिएबल, ठीक है, y की तो लिमिट्स मिल जाएगी। x की देखो लिमिट्स कहाँ से जा रही है, यहाँ 0 है, और x की लिमिट जा रही है हमारी इस पॉइंट तक, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट हमें अननोन है, क्वेश्चन मार्क। देखो ना I1 कहाँ से, 0 से लेके इस पॉइंट तक जा रहा है ना, तो ये पॉइंट हमारा अननोन है, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। एंड फिर I2 कहाँ से जा रहा है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, तो ये पॉइंट भी हमारा अननोन है, ये पॉइंट भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये पहले दो कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेते, राइट, उसके बाद हम लिमिट्स असाइन करते। तो इसको मैं अभी के लिए मिटा देता हूँ, पहले हमें वो दो कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे ना एक्स की लिमिट के लिए। तो लेट्स सॉल्व दिस। ये पॉइंट किस पे है, देखो ये स्प्लिट लाइन मिटा दो, ठीक है। ये पॉइंट है, ये सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन, इसका इंटरसेक्शन। मतलब मुझे सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ये सर्कल एंड ये स्ट्रेट लाइन को मैं जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा तो मुझे उनका कॉमन पॉइंट मिलेगा। ये इंटरसेक्ट कहाँ, और एक ये पॉइंट पर, एक ये पॉइंट पे है। तो ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा जब मैं लाइन और सर्कल की इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। तो लेट्स सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, राइट। और लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, तो y इक्वल टू एक्स इसमें भी डाल देता हूँ डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचा अंदर, अंदर बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। दो पॉइंट आ गए मेरे। तो x इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट रहा। तो ये पॉइंट तो हमें पता है, पहली बात x इक्वल टू 0, ये पॉइंट मिल गया ना हमें। इस पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 कॉमा। और y की वैल्यू क्या रहेगी, y इज इक्वल टू x है इस पे, तो y की वैल्यू भी 1 ही रहेगी इस पे। तो 1 कॉमा 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अब सिमिलरली हमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, ये पैराबोला एंड ये स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन है, राइट। तो ये पैराबोला एंड ये स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन है, तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो लेट मी सॉल्व इट।
पैराबोला क्या है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, है ना, और स्ट्रेट लाइन क्या है हमारी y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स इसमें रखो तो ये जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 इज वन पॉइंट एंड x इज इक्वल टू 2 इज अनदर पॉइंट, राइट। तो x इज इक्वल टू 0 तो ये रहा, ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये पॉइंट चाहिए हमें, तो यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 कॉमा, अब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, y इज इक्वल टू x है ना, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, राइट। कोई भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू डाल दो आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो ये पॉइंट भी मुझे मिल गया 2,2, ये पॉइंट मिल गया 1,1। अब मैं लिमिट निकाल सकता हूँ, तो I1 के लिए ना मैं लिमिट्स यहाँ निकालता हूँ, I1 की x की लिमिट क्या रहेगी बताओ, x मेरा फिक्स रहेगा, राइट, यहाँ देखो x फिक्स है, तो x जा रहा है मेरा यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक आएगा, तो x जाएगा 0 से लेके 1 तक, है ना, 0 से लेके 1 तक x जा रहा है, और y कैसे जा रहा है हमारा, y जा रहा है हमारा इस सर्कल पे टच हो रहा है इसका बॉटम, तो ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो y के टर्म्स में क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की लोअर लिमिट जो है क्या है वो अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2, अपर लिमिट क्या है इस पैराबोला पे, है ना, तो अपर लिमिट है 2x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, राइट, तो y क्या हो जाएगा √2x, तो अपर लिमिट इज √2x, तो I1 के लिए मुझे लिमिट्स मिल गई, अब I2 के लिए निकालता हूँ मैं, फॉर I2 x की लिमिट्स क्या रहेगी I2 के लिए बताओ जल्दी से, यहाँ से x निकल रहा है, I2 का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ से x निकल रहा है और जहाँ यहाँ तक रहे तो x की लिमिट रहेगी 1 से लेके 2 के बीच में, है ना, 1 से 2 के बीच में, एंड y की लिमिट्स क्या रहेगी हमारी, y को नीचे टॉप सॉरी बॉटम में इस स्ट्रेट लाइन पे y इज इक्वल टू एक्स टू, अब पे क्या है √2x तक, है ना, y की लिमिट अब पे जो टकरा रहा है वो √2x तक। चलो अब I1 I2 दोनों की लिमिट मिल गई, अब मैं बस सिंपली I1 लिखता हूँ, पहले तो I1 रहेगा मेरा, लिमिट्स लिखता हूँ मैं, x की है 0 से 1 और y की क्या है √2x माइनस एक्स स्क्वायर से √2x तक, और अंदर क्या है मेरा फंक्शन एक्स वाई, ठीक है, अंदर फंक्शन है हमारा x इंटू वाई और ये y की लिमिट्स है ना, तो y से इंटीग्रेशन पहले होगा, तो dy एंड देन dx, तो अब मुझे सिर्फ ये सॉल्व करना है फर्स्ट, ठीक है, अभी मेरा फोकस इस पे रहेगा बस, है ना, तो जब मैं y से इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और x बाहर आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स क्या है हमारी √2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी √2x एंड देन बचा dx, ये 1/2 को बाहर निकाल दो, हमेशा ना कांस्टेंट को बाहर निकाल के लिमिट सब्स्टिट्यूट किया करो, 0 से 1 x, अब अपर लिमिट डालो इसमें √2x का स्क्वायर मतलब 2x बचा, और लोअर लिमिट डालो तो ये पूरा अंडर रूट चले जाएगा स्क्वायर के साथ, तो बचा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आए dx, 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ देखो यहाँ पर आपकी साइन मिस्टेक होगी, इसलिए ना एक काम करो इसको पूरा डालो ऐसा तो स्क्वायर, ठीक है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, 0 से 1 x, ये हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट मत खोलो, ये बस स्क्वायर हटा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, साइन की मिस्टेक होगी, मतलब जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन हम जब कर रहे थे तब हमने अंदर वाला प्लस नहीं किए थे, इसलिए मैं आपको ये मिस्टेक अवॉइड करवा रहा हूँ, 2x ये ब्रैकेट नहीं खोलना, अभी खोल दो तो -2x प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, राइट, 2x माइनस 2x तो 0 हो जाएगा, अंदर एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब 0 से 1 dx 1/2, अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x⁴/4 एंड देन 0 से 1 और बाहर क्या है 1/2, अब 1 डालो फिर 0 डालो तो 1/4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/8 इज द आंसर ऑफ योर
I1 राइट। तो एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं, बस लिमिट्स निकालनी थी। उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुआ हमें लिमिट निकालने में। तो जिसको अब तक हार्ड जा रहा होगा तो वो बिल्कुल टेंशन ना ले, ये क्वेश्चन आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत बार आस्क किया हुआ क्वेश्चन है, तो इससे कराना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब चलते हैं I2 पे। I2 में हमारी लिमिट्स क्या है, देखो यहीं निकाले हमने। x जा रहा है 1 से लेके 2 तक, x गोइंग फ्रॉम 1 to 2, एंड y इज गोइंग फ्रॉम x to √2x, फिर x y, y से कर रहे तो पहले dy फिर dx। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करो, x को बाहर ले लो, y से कर रहे हैं क्योंकि हम, तो ये हो जाएगा 1 से 2, x बाहर आ गया, और अंदर क्या हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन y²/2 बचा, और ये हो जाएगा x से लेके √2x तक, है ना। y कहाँ से, हाँ सही है, फिर dx। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अभी क्या करना है आपको, ये 1/2 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है ना वो, और अंदर क्या हो जाएगा 1 से 2x। अब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और रूट कैंसिल हो जाएगा, लोअर लिमिट करेंगे तो -x², फिर dx। अभी ब्रैकेट खोलो तो 1/2 1 to 2, ये हो जाएगा 2x² माइनस x का क्यूब dx। सो 1/2 इसको इंटीग्रेट करो आप तो क्या हो जाएगा 2x³/3 माइनस x⁴/4, राइट। एंड द लिमिट्स 1 से लेके 2 तक। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो 1/2, तो 2 इंटू 2 का क्यूब तो हुआ 8/3, माइनस 2⁴ इज 16/4, फिर माइनस लोअर लिमिट करो तो 2/3 आएगा यहाँ पर, एंड -1/4। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा 11/24। I2 का आंसर है आपका ये। एंड देन I1 का आंसर क्या था आपका 1/8। तो I क्या हो जाएगा आपका, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। I क्या है हमारा, फिगर ही देख लो आप, ये टोटल हमारा I है ना, उसको हमने दो में स्प्लिट किया, I1 एंड I2, तो I हो जाएगा ना 1/8 प्लस 11/24 विच इज 7/12 इज द आंसर ऑफ द I। सो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ओवर अ कार्टेशियन रीजन। अब हम चलते हैं पोलार रीजन पे। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप खुद से सॉल्व करोगे ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो गया। ये जो हम कर रहे थे ये पूरा रेक्टिफिकेशन के अंदर हमने ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर बस हमें इंटीग्रेट करना था स्प्लिट करके। सो लेट्स मूव टू पोलार रीजन। पोलार रीजन इवेल्युएट ओवर पोलार रीजन। ओके, तो पोलार मतलब क्या होता है, आर एंड टीटा पिक्चर में आ जाते हैं, राइट। तो आपको जो डबल इंटीग्रेशन दिया रहेगा ना, मान लो ये कोई डबल इंटीग्रेशन दिया है और आपको यहाँ पर रीजन दिया है और कोई फंक्शन है अंदर, तो यहाँ पर ना डी आर एंड डी टीटा आ जाएगी। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये ना पोलार कोऑर्डिनेट्स है। जब आपको डी आर एंड डी टीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना रहता है ना, तो वो पोलार कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पोलार मतलब क्या, आर एंड टीटा के टर्म्स में रहती है हमारी सब चीज़ें, राइट। अब पोलार में भी हमें लिमिट्स नहीं दी रहेगी, आर दिया रहेगा, रीजन दिया रहेगा, हमें वो रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड देन लिमिट्स हमें वहाँ से निकालनी पड़ेगी स्ट्रिप कंसेप्ट का यूज़ करके। लेकिन पोलार में क्योंकि आर एंड टीटा का यूज़ होता है, तो जो हमारे जो नॉर्मल स्ट्रिप कंसेप्ट है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रिप जो हम लेते थे, वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। वो कैसे पता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये आपका जो सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर है वो सर्कल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि कंसिडर ये पूरे इसका ना, पूरे रीजन में इंटीग्रेशन करो, तो आपकी लिमिट्स क्या हो जाएगी अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करते हो, तो आपकी लिमिट्स क्या हो गई, आपकी लिमिट्स हो गई ये सर्कल से टच हो रहा है और यही सर्कल पे वापस टच हो रहा है। तो ये जो भी सर्कल की इक्वेशन रहेगी, मान लो ये सर्कल की इक्वेशन है ए कॉस, सॉरी ए साइन थीटा है, आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो आपकी लोअर लिमिट आर की ये रहेगी एंड अपर लिमिट भी ये रहेगी। तो मतलब क्या हुआ, फिर अगर आप उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, इंटीग्रेशन जब सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखते हैं ना, अगर अपर लिमिट भी ए साइन थीटा है एंड लोअर लिमिट भी ए साइन थीटा है, तो माइनस करने पे तो ज़ीरो आ जाएगा आंसर।
तो इसकी वजह से इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी वर्क नहीं करेगी, और अगर आप वही देख के वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो, मान लो ऐसा लेते हो, तो तब भी इसका टॉप एंड बॉटम वही सर्कल पे टच हो रहा है, तो इस पर आपकी ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्क करेगी ना वर्टिकल स्ट्रिप वर्क करेगी। तो इसमें करना क्या रहता है हमें पता है, इसके अंदर हमें वेज स्ट्रिप लेनी पड़ती। मिटा देता हूँ। वेज स्ट्रिप का मतलब आपके पास ये सर्कल है ना, तो इसमें आपको ये स्ट्रिप लेनी पड़ती, ऐसी ऐसी टाइप की, पिज्ज़ा टाइप की। ये रही आपकी स्ट्रिप का शेप। तो ये होगा क्या, ये यहाँ से स्टार्ट होगी स्ट्रिप, एंड घूम घूम के ये होवर होगी इसके अंदर, घूमेगी इसके अंदर। मान लो यहाँ पर ना एक पिन लगा दिया मैं, और पिन पे ना ये ऐसा घूमेगी, और इसकी हाइट कम ज़्यादा होगी, ठीक है। पहले भी यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, ऐसा घूम घूम के ना पूरा सर्कल कवर करेगी। तो मेरा यहाँ पर टीटा इज इक्वल टू 0 है, यहाँ टीटा इज इक्वल टू पाई है। तो मेरी टीटा की लिमिट्स क्या हो जाएगी यहाँ पर, टीटा मेरा गया 0 to पाई, राइट। एंड आर की लिमिट्स क्या रहेगी, देखो आर तो, आर की लोअर लिमिट यहाँ पर है, वो आर की लोअर लिमिट हो गई 0, एंड आर की अपर लिमिट क्या हो गई, इस सर्कल की इक्वेशन है ना, 0 to a साइन थीटा। ऐसे निकालेंगे हम वेज कंसेप्ट का यूज़ करके। सो ये तो बस मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक्चुअल में आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप क्यों फेल हो रही है, तो आपको समझा क्यों फेल हो रही है, और हम वेज स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, तो इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सो ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट। आपको क्वेश्चन देख के समझ जाएगा, डी आर एंड डी टीटा दिया है, तो मतलब ये पोलार का क्वेश्चन है। ओवर एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स, दो सर्कल दिए ये एंड ये। तो फर्स्टली क्या करते हैं हम, जब लिमिट्स नहीं दी रहती, लिमिट्स नहीं दिए देखो, तो हम पहले उसको ड्रॉ करते हैं रीजन्स को। तो लेट्स ड्रॉ इट, ठीक है। अब एक्स वाई नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि अब मैं एक्स वाई में नहीं, आर टीटा में हूँ। तो ये टीटा इज इक्वल टू 0 की लाइन है, ये टीटा इज इक्वल टू पाई/2 की लाइन है, ठीक है। और ये है टीटा इज इक्वल टू पाई की लाइन, और नीचे वाली 3 पाई/2। अब वो बोला है ये दो सर्कल बनाओ, आर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो मैंने तो आपको बताया ऑलरेडी ये कैसे बनाते हैं। साइन थीटा मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे 2 ढूंढो। तो अगर यहाँ पर 2 है मान लो, तो बस उसको जोड़ दो, ये रहा सर्कल आपका, आर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा का सर्कल। अब क्या है, आर इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होती है, अपनी वाई एक्सिस, और उस पर 4 ढूंढो, तो 2 यहाँ है, तो 4 अगर यहाँ पर होगा, राइट। अब ज्वाइन कर दे इसको, तो ये रहा आपका सर्कल, ठीक है। और आपके सर्कल बन गए, इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, ये आर इज इक्वल टू 4 साइन थीटा है, एंड ये वाले सर्कल आर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा है। लिख नहीं सकते, यहाँ लिखता हूँ चलो, आर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। उसने क्या बोला है, उसने बोला है एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स, ये दोनों सर्कल के बीच का एरिया। तो मैं इसको ना मार्क करता हूँ, ये देखो ये एरिया चाहिए उसको, ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। कैसे पहचाना है आपने, उसने खुद ने बोला है एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स, आर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड आर इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। तो ये एरिया होता है ना। अब लिमिट्स दी नहीं है, तो हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये पोलार है, तो हम वेज शेप की स्ट्रिप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसी आप एक स्ट्रिप बना लो, ये हो गई आपकी वेज शेप की स्ट्रिप, ठीक है। और हम कौन से एरिया में इंटरेस्टेड है, हम बस ये येलो वाले रीजन में इंटरेस्टेड है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको हटाओ। ठीक है, अब मैं इसकी लिमिट्स निकालता हूँ, ध्यान से देखो हाँ। फर्स्टली मैं टीटा की लिमिट्स निकालता हूँ। टीटा हमेशा फिक्स रहेगा, देखो टीटा 0 से लेके, ये स्ट्रिप देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसा 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 ऐसा, खत्म कहाँ हो रही, देखो स्टार्ट हो रही है 0 से और खत्म हो रही है पाई पे। मतलब ये पूरी स्ट्रिप ऐसा रोटेट होगी, है ना, ऐसी रोटेट होगी 0 से लेके पाई तक। तो टीटा हमारा जाएगा 0 to पाई। आई होप आपको समझा होगा ये। टीटा हमारा गया 0 से लेके पाई तक। अब आर देखो, आर आर पे ध्यान दो, आर जा रहा है हमारा, देखो ये सर्कल को जो टच कर रहा है, ये हमें एरिया चाहिए ना, ये इन दोनों के बीच का। तो ये सर्कल को जो टच कर रहा है, इसका ये वाला हिस्सा, ये सर्कल को टच कर रहा है। ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, 2 साइन थीटा। तो आर जाएगा हमारा 2 साइन थीटा से
बड़े वाले सर्कल तक जाना है ना हमें, तो बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन क्या है, 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा। समझा आपको? मैं एक बार और बताता हूँ, देखो थीटा ना यहाँ से स्टार्ट होगा ये वेज रोटेट होना, यहाँ इसकी हाइट बहुत कम रहेगी ना के बराबर एकदम, फिर ऐसा रोटेट होकर हाइट बढ़ते 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 यहाँ कम होते 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 वापस से यहाँ पर आ जाएगा। तो जीरो से पाई तक अपनी वेज रोटेट हुई, तो जीरो से लेके पाई तक आ गई लिमिट्स हमारी थीटा की। एंड आर देखो यहाँ पर हाइट सबसे कम है, यहाँ फिर बढ़ी 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 बढ़ी, तो हाइट कैसे बढ़ी, ये सर्कल पे हमारा बॉटम हिस्सा है, ये सर्कल पे हमारा अप हिस्सा है, तो ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, 2 साइन थीटा। एंड ऊपर वाले सर्कल की इक्वेशन क्या है, 4 साइन थीटा। तो आर गोज फ्रॉम 2 साइन थीटा टू 4 साइन थीटा। अब हो गया, मेन काम तो यही रहता है हमारा, लिमिट्स निकालना। नाउ उसके बाद क्या, नॉर्मली सॉल्व करना है हमें, तो क्या है, लिमिट्स थीटा हमारा जा रहा है जीरो से लेके पाई तक, एंड फिर आर जा रहा है हमारा 2 साइन थीटा से लेके 4 साइन थीटा तक। ठीक है, ये शुरुआत की लिमिट, ये एंड की लिमिट। नाउ अंदर क्या है, आर क्यूब डी आर डी थीटा, तो आर क्यूब डी आर डी थीटा। तो पहले हमारे पास यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन है, आर है हमारा, तो पहले हमको आर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो इतने पे अब हम ध्यान देते हैं, तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर रेस टू 4/4, एंड देन लिमिट्स है 2 साइन थीटा टू 4 साइन थीटा, एंड यहाँ पर डी थीटा तो बाहर है ही, एंड यहाँ पर है 0 से पाई बाय 0 से पाई है बस। ठीक है, अभी ये 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं हम, तो 1/4 आ गया बाहर, अंदर बचा 0 से पाए, एंड ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो हो जाएगा 4/4 साइन 4 थीटा माइनस 2/4 साइन 4 थीटा, एंड देन डी थीटा। ठीक है, अभी क्या करो, साइन 4 थीटा को कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा, 0 टू पाई 1/4, यहाँ है 4/4 माइनस 2/4, और ये हो जाएगा sin/4 थीटा, एंड देन डी थीटा। अब ये नंबर है, इनको बाहर निकालो, इसको सॉल्व करो, तो आपको बाहर आ जाएगा 60, अंदर बच जाएगा 0 से लेके पाए साइन 4 थीटा। अब देखो आपका क्वेश्चन बस सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब ये टाइप का क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व करना है ना, हमें बस इसको सॉल्व करना है, बाहर तो 60 है, इसको सॉल्व करना है। इसको हमने बीटा फंक्शन में टैकल किए थे, अगर आपको याद होगा तो, है ना। इसमें क्या करना रहता है आपको, बीटा फंक्शन में लाने के लिए, वो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बीटा फंक्शन का, 0 से लेके पाई/2, तो पहली बार लिमिट्स रहनी चाहिए, लिमिट्स क्या रहनी चाहिए, 0 से पाई/2, और अंदर अगर रहा sin⁻p थीटा एंड cos⁻q थीटा डी थीटा। ये टाइप 2 ऑफ बीटा फंक्शन है, राइट। तो इसका आंसर क्या होता है, बीटा ऑफ इनकी पावर से एक ज़्यादा p+1 q+1 और उनका आधा, एंड देन पूरे का आधा, राइट। इसका आंसर ये होता है, ये फॉर्मूला है बीटा फंक्शन का। अब हमें यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है, लेकिन हमें चाहिए लिमिट 0 से लेके पाई/2, लेकिन लिमिट्स क्या है, 0 से पाई है। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है कि आप इसको पाई/2 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो पहले मैं वो कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको। अगर आपकी लिमिट्स है 0 से लेके एन ए तक, ठीक है, यहाँ पर एन है और ए है, ठीक है, और अंदर है फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप वो एन को आगे ले सकते हो, एन को आगे ले सकते हो और लिमिट्स कर सकते हो 0 से लेके ए तक, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ये लेकिन हर बार नहीं कर सकते, इसकी भी ना एक कंडीशन है, ये कब अप्लाई होता है, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होती। कंडीशन इज, कंडीशन लिखता हूँ मैं, ये अप्लाई करने के लिए आपके पास कंडीशन रहना चाहिए कि आपका फंक्शन में से na-x करते हो अगर आप, तो वो इक्वल होना चाहिए f(x) के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमारा na क्या है, यहाँ पर पाई/2 है, राइट, सॉरी पाई/2 नहीं, पाई है हमारा। तो मैं पाई को कैसे लिख सकता हूँ, पाई को मैं लिख सकता हूँ 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, चलेगा ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 2 पाई/2। अब मैं वो 2 बाहर निकाल सकता हूँ ना, तो ये पाई/2 बन जाएगी लिमिट, लेकिन वो 2 बाहर निकालने के लिए मेरा फंक्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, na-x। तो मेरा na क्या है, पाई है, ठीक है, फंक्शन क्या है मेरा, साइन है, फंक्शन की जगह मैंने लिखा है साइन, na की जगह क्या लिखता हूँ, पाई लिखता हूँ, अपर लिमिट क्या है मेरी, पाई है, पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा। अब मुझे ये बताओ साइन 180 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं आती है ना, तो आप एक काम करो, कैलकुलेटर में डालो, साइन 180 माइनस 30 करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 150,
और फिर आप यहाँ पर निकालो साइन एक्स, मतलब यहाँ पर आप डालो साइन 180 माइनस 30, तो ये हो जाएगा साइन 150। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, साइन 30 के इक्वल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए साइन 30 की वैल्यू के इक्वल। तो आप कैलकुलेटर में डालोगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी हाफ एंड इसकी भी वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो मतलब हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो अब हम ये लिमिट को में से 2 निकाल सकते हैं बाहर। तो मैं आपको बता दूँ कैसे करते हैं। तो क्या था हमारा 60 0 से लेके पाए साइन रेस टू 4 टीटा डी टीटा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। अब वो 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो 60 इंटू 2 कर सकता हूँ, और ये हो जाएगी लिमिट 0 से π/2, और ये हो गया साइन रेस टू 4 टीटा डी टीटा। समझे, इतना सा एप्लीकेशन है बस, लेकिन वो 2 को बाहर निकालने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने, वैसे आपको ये पता रहना चाहिए साइन 180 माइनस टीटा होता है साइन टीटा। ठीक है, तो नहीं भी पता तो आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, मेरी लिमिट्स हो गई 0 से लेके π/2 तक, और अंदर है साइन रेस टू 4 टीटा। और अगर यहाँ पर कॉस नहीं है तो मतलब मैं ला सकता हूँ ना कॉस रेस टू 0 टीटा एंड डी टीटा, ये बीटा फंक्शन में हमने किए है। तो कॉस रेस टू 0 एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो ये बस ऐसी डमी है ताकि हम वो फार्मूला अप्लाई कर सके। कौन सा, ये वाला फार्मूला है ना। अब ये फार्मूला हम अप्लाई करते, 60 इंटू 2 हो जाएगा 120, ये हो जाएगा इनकी पावर से एक ज़्यादा 4 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 का बीटा और डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी ये वापस 60 हो गया, ये क्या हो गया 4 प्लस 1 5/2 हो गया, तो गामा 5/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन गामा ऑफ 5/2 प्लस 1/2 इज 6/2। ठीक है, तो इसको आप वापस आप पूरे तरीके से सिंप्लीफाई करो, तो 60 ये हो जाएगा अपना 3/2 गामा ऑफ 1/2, यहाँ है गामा ऑफ 1/2, और ये हो जाएगा 3, तो मतलब हो गया 2। ठीक है, तो 1/2 तो ये रूट पाई इंटू रूट पाई पाई हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और यहाँ 60 है, तो 2 2 ज़ा 2 30 ज़ा 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा 15 3 ज़ा 45 पाई इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये समझा होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो कंसेप्ट यहीं तक ही था, उसके आगे तो हम बस इसको सॉल्व कर रहे थे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बीटा फंक्शन का यूज़ लेना पड़ा। ठीक है, इसका एक और एक मेथड है सॉल्व करने का, वो है वालीज मेथड, लेकिन वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो वो क्यों पढ़ना हमें, उसके लिए आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, सो डेफिनाइट इंटीग्रेशन तो अभी है ही नहीं आपके सिलेबस में, तो उसको कवर करके फ़ायदा नहीं। ठीक है ना, तो वालीज मेथड से भी इसका आंसर बहुत जल्दी आता है, ऐसा 4 3 2 1 इंटू 5/2 ऐसे करके आंसर आ जाता है जल्दी। लेकिन वो कंसेप्ट बताने के लिए मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वो कंसेप्ट बताओगे तो। ठीक है, अब चलते एक और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेट मी राइट इट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये जो है ना गामा ऑफ 5/2 हमने सही नहीं निकाले, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, राइट। तो ये 1/2 मेरे से मिस हो गया, तो वो आप ज़रा नोट कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 45 π/2। ठीक है, एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 1/2 वॉज मिसिंग। तो आप खुद ही देखो 5/2 का हमने गामा निकाल चुके ना इतने बार, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, तो मैं फ्लो में लिखना भूल गया। ठीक है, तो आंसर आएगा 45 π/2। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल ऑफ दिस डी आर डी डीटा ओवर रीजन भी दे दिया हमें। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करो डी आर एंड डी टीटा दिया मतलब पोलर रीजन में, एंड लिमिट्स भी दी नहीं है, मतलब हमें लिमिट्स फिगर से निकालनी पड़ेगी। तो लेट्स ड्रॉ दी रीजन। तो ये रही मेरी एक्सिस टीटा की, टीटा जा रहा है 0 से लेके पाए, यहाँ π/2 है, यहाँ पर है 3 π/2। ठीक है, अभी ये रीजन है मेरा, r इज इक्वल टू ए कॉस टीटा मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे ए ढूंढो, तो यहाँ पर आएगा समथिंग ए। ठीक है, अब वो सर्कल को ज्वाइन कर दो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इनकम्प्लीट है, ओवर अ रीजन r इज इक्वल टू ओवर अपर हाफ ऑफ रीजन, अपर हाफ ऑफ रीजन ए, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, मतलब ये जो भी रीजन है इसका अपर हाफ का ही हमें निकालना है। तो अपर हाफ इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। अपर हाफ भूल गया था मैं लिखना क्वेश्चन में,
सो अपर हाफ का ये हो गया। अभी इसमें हमें डबल इंटीग्रेट का ये रीजन है हमारा, हमारे को लिमिट्स निकालनी है। तो लिमिट्स हम कैसे निकाले, देखो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, आपको वेज शेप का यूज़ करना है। तो वेज शेप आप कैसे लोगे, यहाँ से आपका वेज स्टार्ट हो रहा है, देखो राइट, वेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा कहाँ तक, वापस यहाँ तक आएगा, 0 से लेके π/2 तक जाएगा, है ना। तो वो पूरा अपर हाफ को कवर कर लेगा। सो मेरी टीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, टीटा गोज फ्रॉम 0, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है π/2 तक, 2π/2, राइट। और आर देखो, आर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम क्या, ये सर्कल पे टकरा रहा है ना। तो आर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू, इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए कॉस टीटा, है ना। तो 0 टू ए कॉस टीटा इज योर आर की लिमिट। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। आपने एक वेज कंसिडर किया, तो वेज यहाँ ओरिजिन से लिए एंड देन फिर उसको देखा आपने, वो जा रहा है 0 से लेके π/2, तो उसमें वो पूरा हाफ सर्कल कवर कर ले रहा है। एंड फिर आर जा रहा है हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर मैक्सिमम, इसका बॉटम यहाँ पर है एंड टॉप इसका है, इस सर्कल को टच कर रहा है, तो ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लिमिट्स लो, आर जा रही है ए से, सॉरी 0 से ए कॉस थीटा तक, कॉस थीटा, एंड थीटा हमारा जा रहा है 0 से लेके π/2 तक। और फिर क्या है हमारे अंदर, आर इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और पहले आर से करना है तो डी आर एंड देन डी टीटा। ठीक है, अभी हमें तो हो गया, लिमिट्स निकालना यहीं तक कंसेप्ट था। अब तो हमें बस इसको सॉल्व करना है नॉर्मली। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ आर स्क्वायर है, तो अगर मैं ये पूरी चीज़ को पुट करता हूँ तो मुझे आर डी आर मिल जाएगा डेरिवेट में। तो मैं पुट करता हूँ, ठीक है, पुट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी। उससे मेरा इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा, मेरे को रूट टी निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, है ना। ये पुट कर दिया, अब इसको डेरिवेट करो, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू आर करो, ठीक है। तो ए तो कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया, माइनस 2r इज इक्वल टू डी टी बाई डी आर, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, आर डी आर क्या हो जाएगा हमारा, डी टी अपॉन 2 माइनस डी टी अपॉन 2। ठीक है, अभी आर डी आर मिल गया अपने को, ये चीज़ भी मिल गई। ठीक है, अपने को आर तो यहाँ पर आर है, तो आर की वैल्यू भी टी में लाना, नहीं आर डी आर तो मिल गया ना हमें ऑलरेडी, तो आर की ज़रूरत नहीं हमें निकालने की। अब हमें लिमिट्स देखनी है। लिमिट्स हमारी जा रही है आर की 0 से लेके ए कॉस टी तक। तो टी हमारा कैसे जाएगा, देखो, तो इस इक्वेशन में आर को 0 डालो तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, तो टी हमारा शुरू होगा ए स्क्वायर से 2। अब आर की अपर वैल्यू डालो ए कॉस टीटा, तो मैं डालता हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस आर की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, ए कॉस टीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू टी, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर टीटा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा इज योर अपर लिमिट ऑफ टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा। ठीक है, अब सब मिल गया, अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो टी जा रहा है हमारा ए स्क्वायर से लेके ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा तक। ओके, बाहर क्या है, बाहर टीटा की लिमिट से टीटा जा रहा है हमारा 0 से लेके π/2 तक। अब आर डी आर की जगह हम क्या लिख रहे हैं, डी टी बाय -2, है ना। और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, रूट टी, एंड यहाँ पर है डी टीटा, राइट। अभी ये 1/-2 बाहर ले लो, तो अंदर रूट टी बचा, रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी रेस टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, एंड लिमिट्स ए स्क्वायर से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा, एंड यहाँ पर फिर डी टीटा, और वो 1/-2 को बाहर ले लो, और यहाँ पर लिमिट्स है 0 से π/2 टीटा की। हो गया। अभी ये 1/2 प्लस 1 3/2 होता है, तो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा -1/2 इंटू 2/3, ये 0 से π/2, और ये t⁻³ हो गया। तो उसमें आपको इनको सब्स्टिट्यूट करना है। अपर लिमिट ए साइन स्क्वायर टीटा ⁻³ माइनस, अब लोअर लिमिट करो तो ए स्क्वायर ⁻³ एंड देन डी टीटा। यहाँ तक पहुँच गए।
अभी ये 2 कैंसिल हो गया, -1/3 को बाहर ले लो तो -1/3 बाहर आ गया। और यहाँ देखो 0 से लेके π/2, यहाँ पर जब आप इसको खोलोगे तो a² है ना यहाँ पर, और वो 3/2 है बाहर, तो ये दोनों a⁻m⁴n, इसका क्या होगा आंसर, a⁻mn होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 × 3/2 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया a³ हो गया इसका आंसर, राइट। तो इसका आंसर a³ हो गया। सिमिलरली यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, a³ sin³ थीटा माइनस a³ d थीटा, बस सिंपल इतना सा है। अब a³ दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके बाहर फेंक दो, क्योंकि a तो हमारा कांस्टेंट है, तो -a³/3 बाहर आ गया। तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है sin³ थीटा, तो इन लिमिट्स को स्प्लिट कर दो, sin³ थीटा d थीटा माइनस 0 से π/2 d थीटा, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई में, ठीक है। अभी इसको आगे सॉल्व करो, तो ये देखो बीटा फंक्शन वापस इस्तेमाल में आ रहा है। लिमिट्स क्या हमारी 0 से π/2, sin⁻p थीटा एंड cos⁻q, q की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ 3 + 1/2, 0 + 1/2, और इसका भी हाफ, राइट। और इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का, थीटा आंसर आ जाएगा, राइट, एंड 0 से π/2। तो पहले अपर लिमिट डालो तो π/2 - 0, तो यहाँ पर बस π/2 बचेगा, और बाहर क्या है a³/3, वो भी -a³/3। अभी ये 2 3 ज़ा 6, नहीं ये हाफ दोनों में से कॉमन ले लो, देखो यहाँ भी हाफ है यहाँ भी हाफ है, दोनों में से कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, -a³/3, 2 ज़ा 6, तो अंदर बचेगा बस बीटा ऑफ 3 + 1 4/2, मतलब 2, हाफ माइनस पाई, ठीक है। अभी इसको और सॉल्व करो और फर्दर, π/a³/6, ये हो जाएगा Γ2 गामा हाफ अपॉन गामा ऑफ 2 + हाफ, मतलब 5/2 माइनस पाई। अभी Γ2 होता है 1/, गामा हाफ होता है √π, चलो गामा हाफ नहीं लिखते क्योंकि नीचे से कैंसिल हो जाएगा वो, गामा हाफ अपॉन 5/2 क्या हो जाएगा, 3/2 1/2 गामा ऑफ 1/2, तो ये कैंसिल हो गया है ना, -π, और ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, तो 4/3 -π। अभी क्या करो, ये 3 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, और वो माइनस अंदर भेज दो, तो a³/6 3 ज़ा 18, अंदर पाई 3 कॉमन लेना, तो 3π - 4 इज योर फाइनल आंसर। तो देखा आपने, इतना सिंपल था। बस ये देखो यहाँ पर ना बीटा फंक्शन जिसको आता होगा ना उसके लिए बहुत ईजी होता होगा ये सब, ठीक है। तो एक बार आप बीटा फंक्शन सीख लो क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगह है, ठीक है। तो आर थीटा में भी अगर दिया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, हमें बस वेज शेप कंसीडर करना है और वेज की लिमिट्स निकालने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर आज का फिनिश होता है, जिसमें हमने आज पढ़ा था हाउ टू इवेल्युएट लिमिट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर तो सारे कंसेप्ट मॉड्यूल 2 के ओवर होते हैं, ठीक है।